हाय एवरीवन, वेलकम टू स्टडी वर्ल्ड क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आज हम लोग सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ये जो है पीवाईक्यू पूरा एक सेट होगा जिसमें हम लोग सीडीपी पेडागोजी के क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, ये पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों में आपकी हेल्प करेगा, क्योंकि रीजन ये है कि जो सीडीपी है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 की बिल्कुल भी सेम है। वही टॉपिक है पेपर 1 में भी और वही टॉपिक है पेपर 2 में भी। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो पेपर 1 के पेपर 2 में पूछ लिए जाते हैं और पेपर 2 के पेपर 1 में भी आ जाते हैं। तो आपको जो पीवाईक्यू की प्रैक्टिस करनी है वो पेपर 1 भी सेट लगाना है और पेपर 2 का भी सेट लगाना है। तो चलिए फिर आज की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सीडीपी पेडागोजी डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले आप लोगों को हिंदी पेडागोजी की कंटेंट की क्लास मिली होगी। तो अगर आपने वो ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट मैंने वहाँ पर डिस्कस किए हैं और वन लाइनर में डिस्कस किया है आप लोगों के साथ, तो आपको बहुत मदद मिलेगी। तो आप लोग उसको ज्वाइन कर सकते हैं। ये क्लास आपको डेली 3 बजे मिलती है, तो आप इसको डेली ज्वाइन करिएगा। आपका पेपर 1 हो या फिर पेपर 2 हो, दोनों अच्छे से क्वालिफाई होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। प्ले लिस्ट बनाई हुई है, आपको सारी क्लासेस भी मिल जाएंगी। तो आज का पहला ये क्वेश्चन है। इसमें कहा ये गया है कि बच्चों के प्राथमिक वर्षों में विकास का क्रम, यानी कि जो प्राथमिक वर्ष होता है बच्चों का, जो डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो प्राइमरी ईयर में जो है वो कौन सा क्रम होगा डेवलपमेंट का, पूछा गया है। ये आपको बताना है। तो सिंपल से जो है कॉम्प्लेक्स की ओर होगा, या फिर ऑब्जेक्ट से जो है मतलब कॉन्क्रीट की तरफ जाएगा, या फिर वैश्विक से स्थानीय की ओर होगा, या फिर जो है विशिष्ट से सामान्य यानी जनरल की तरफ जाएगा। तो देखिए, जो डेवलपमेंट होता है यानी बच्चे का जो विकास हो रहा होता है वो क्या है, सरल से कठिन की ओर जो है जाता है। वो कैसे हम लोग समझते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है, बच्चा जब छोटा होता है, जब वो चीज़ों को सीखना शुरू करता है तो वो छोटी छोटी चीज़ें सीखता है। ठीक है, फिर धीरे धीरे क्या है, वो बड़ी बड़ी चीज़ें सीखना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि मान के चलिए, जब क्लासरूम में बच्चा आया फर्स्ट क्लास में, तो सबसे पहले टीचर ये देखता है, या फिर घर में भी जब स्टार्ट किया जाता है बच्चे की लर्निंग को, तो उसमें देखा जाता है सबसे पहले बच्चे को आप अक्षर पहचानना सिखाते हो, या फिर जो है चित्र दिखाते हो कि ये हाथी है, ये बैल है, ये भैंस है, ये कुर्सी है, ये मेज है, ये बैग है, ये आम है, ये सेब है। तो उसको पहले पिक्चर देख रहा होता है बच्चा। फिर पिक्चर देखने के धीरे धीरे क्या होता है, उसको ये समझ में आता है कि हाँ, ये सेब है, ये अमरूद है, ये कुर्सी है, ये बैग बैग है। फिर वो ABCD देख रहा होता है, फिर पढ़ना शुरू करता है। हिंदी के जो वर्ड है, छोटा आ बड़ा, वो पढ़ना शुरू करता है। फिर उसको धीरे धीरे क्या होता है, वो दो वर्ड मिल करके पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर लिखना शुरू करता है, पहले लाइनें खींचता है उल्टी सीधी, फिर धीरे धीरे वो क्या है, सीधे जो है ठीक ठाक जो है अक्षर बनाना स्टार्ट कर देता है। फिर वो दो वर्ड लिखना शुरू करता है। ऐसे ही करके वो धीरे धीरे जो है उसकी प्रोसेस जो है स्टार्ट हो जाती है। आपने देखा होगा क्लासरूम में अगर कोई बच्चा आया है फर्स्ट टाइम, छोटा बच्चा है, तो सबसे पहले आप कहाँ से उसकी जो है लर्निंग करवाते हो, सबसे पहले देखते हो कि बच्चे को एटलीस्ट कितना आता है, वो क्या कर लेगा। मान के चलिए मैथ की अगर क्लास चल रही है, तो सबसे पहले आप क्या कराते हो, बच्चे को देखते हो कि बच्चा 1 2 3 4 समझ पा रहा है कि नहीं। उसको ये समझ में आता है कि 1 कैसा होता है, 2 कैसा होता है, 3 कैसा होता है, जो है 4 कैसा होता है, क्या इसको हम बोलते हैं, यानी ये जो है बना ऐसा, तो इसको 3 बोला जाता है, ये 4 है। तो पहले आप अक्षर पहचानना सिखा रहे हो, तो अंक पहचानना बच्चा सीखता है, गिनती सीखता है। फिर क्या करवाते हो आप, जैसे कि उसको टेबल जो उसको आते हैं, पहाड़ा आता है या नहीं आता है। फिर जो है आप क्या है, जोड़ घटाना भाग गुणा भाग ये सिखा रहे होते हो। तो यानी धीरे धीरे करके आप क्या कर रहे हो, बच्चे को नीचे से ऊपर की ओर ले जा रहे हो, यानी सरल से आप जटिल की तरफ ले जाते हो। तो जो डेवलपमेंट होता है, जो उसका क्रम होता है, वो सरल से जटिल की तरफ हो जाएगा, ना कि अमूर्त से मूर्त की तरफ। देखिए, बच्चे छोटे हैं, आप उनको जो उन्होंने देखा ही नहीं, वो उसके बारे में नहीं जानते हैं। तो आप अगर कह रहे हो कि बच्चे से उसने कभी जो है किसी चीज़ के बारे में जब नहीं सुना है, तो वो नहीं बता सकता। जैसे कि बच्चा कहाँ का है, बैकग्राउंड वो गांव से आ रहा है, या फिर शहर से है, या फिर मान के चलिए वो किसी ऐसे स्टेट से है जहाँ का जो है कल्चर अलग है। अब आप उससे पूछ रहे हो अमेरिका के बारे में कि अमेरिका के बारे में बताइए, तो हो सकता है बच्चा ना बता पाए कि वहाँ का कल्चर कैसा है, वहाँ पे कैसे लोग रहते हैं, कैसे बिहेव करते हैं। बच्चा जिस बैकग्राउंड से है, जो वो चीज़ें देख रहा है, आप वहाँ से अगर एग्जाम्पल ले रहे हो, वहाँ से जो है उसको
जो इसकी लर्निंग बेहतर करवा रहे हो तो बच्चा बेहतर सीख पाएगा। यानी मूर्त से अमूर्त की तरफ तो जा सकता है, लेकिन अमूर्त से मूर्त की तरफ नहीं होगा, ये गलत हो गया। वैश्विक से स्थानीय की ओर, यानी पहले आप दूर दूर की बातें बताओगे, फिर बच्चा जो है जहाँ से रहता है, जिस भी बैकग्राउंड से है, आप वहाँ से चीज़ें कनेक्ट करोगे। तो ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आप वहाँ से चीज़ें कनेक्ट करोगे जहाँ से बच्चा आ रहा है, जिस बैकग्राउंड से बच्चा है। विशिष्ट से सामान्य की ओर भी नहीं होगा, आपका सरल से जटिल की ही तरफ होगा, ये ध्यान रखना है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसमें कहा गया है कि भाषा के विकास के लिए संवेदनशील काल जो है काल कौन सा है, यानी सेंसिटिव पीरियड कौन सा है फॉर लैंग्वेज डेवलपमेंट, यानी लैंग्वेज डेवलपमेंट के लिए कौन सा इसमें जो है एक सेंसिटिव पीरियड बताया गया है, वो आपको बताना है। ये हम लोगों ने हिंदी पैडागोजी में डिस्कस किया था, नॉम चॉम्स्की की थ्योरी, कल की क्लास में आपने देखा होगा। वहीं से ये क्वेश्चन थोड़ा सा रिलेट कर रहा है। अगर आप चीज़ों को कनेक्ट करोगे तो सारी सब्जेक्ट एक दूसरे से कनेक्ट हो रही होती हैं, ठीक है। तो वहाँ से थोड़ा सा रिलेट करता है। अगर आपने कल की क्लास देखी होगी तो इसका आंसर आप कर लोगे। देखिए, पहला है अर्ली चाइल्डहुड होगा या फिर मिडिल चाइल्डहुड होगा। तो अर्ली चाइल्डहुड जो होता है, इसकी एज जो मानी जाती है वो 3 से जो है 5 के आप अब मान सकते हो। मिडिल जो होता है ये 6 से 9 के रहता है आसपास। एडोलेसेंस तो आप जानते हैं 18 साल, यानी 12 से 18। और वहीं पर जो है प्री ऑपरेशनल स्टेज जो होता है, यानी कि प्रसव पूर्व जो अवस्था है, ये आपका हो जाता है 0 से 2 वर्ष की उम्र में। तो 0 से 2 वर्ष की उम्र में बच्चे की जो लैंग्वेज डेवलपमेंट की जो क्षमता है वो क्या है, सेंसिटिव नहीं रहता है। बच्चा छोटा होता है, वो अपने सेंस का प्रयोग करके सीख रहा होता है, अपनी ज्ञानेंद्रियों का प्रयोग करके सीखता है, ठीक है। एडोलेसेंस भी नहीं होगा क्योंकि बच्चा काफ़ी बड़ा हो चुका है, ठीक है, उसकी जो लैंग्वेज डेवलपमेंट है वो अच्छी खासी हो चुकी है। अब बात होती है, यहाँ पर फंसता है ये कि अर्ली चाइल्डहुड होगा या फिर मिडिल चाइल्डहुड हो जाएगा। तो देखिए, यहाँ पर जो आंसर होगा, अगर हम नॉम चॉम्स्की के अकॉर्डिंग जोड़ दें तो आंसर फर्स्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 से 5 साल की उम्र का होता है ये आरंभिक बाल्यावस्था। अब इसमें क्या होता है, नॉम चॉम्स्की ये कहते हैं कि जब बच्चा 5 साल तक है, 5 साल की उम्र में बच्चे का क्या है, एलईडी जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, ठीक है। उसकी जो जो क्षमता होती है लैंग्वेज सीखने की वो काफ़ी ज़्यादा होती है। वो बहुत जल्दी अलग अलग लैंग्वेज को एक्वायर कर लेगा। उसका जो शब्द भंडार है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। तो आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, क्योंकि इसमें क्या है, एलईडी बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है 5 साल की उम्र में, और बच्चा लैंग्वेज को बहुत जल्दी एक्वायर कर रहा होता है। आंसर जो होगा वो फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है कि वह प्रक्रिया जिसमें बच्चे समाज में अपनी भूमिका को सीखते हैं डैश डैश कहलाती है, यानी वो कौन सी जो है, जो भूमिका है वो समाज में सीख रहे होते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, सोशलाइजेशन कहा जाता है, या फिर असिमिलेशन कहते हैं, या फिर अकोमोडेशन कहा जाता है, या फिर अनुकूलन होगा। तो समाज में हम क्या सीखते हैं, रीति रिवाज सीखते हैं, ठीक है, कैसे बिहेव करना है, क्या हमारा कल्चर है, क्या हमारे तौर तरीके हैं, क्या हमारी सांस्कृतिक है, ठीक है, कैसे हमको रहना है, कैसे समाज में लोगों से बात करनी है, कैसे हमको चलना है, कैसे खाना है, कैसे रहना है, कैसे कपड़े पहनने हैं, ये सब हम कहाँ से सीख रहे होते हैं, समाज से, ठीक है। वो अलग बात है कि आज की डेट में जो है 50% लोगों का सोशलाइजेशन कहाँ से हो रहा है, सोशल मीडिया से। क्योंकि डिपेंड ये कर रहा है कि हम सोशल मीडिया का प्रयोग कैसे कर रहे हैं। हम बहुत सारी चीज़ें सोशल मीडिया के ही थ्रू सीखते हैं, और सोशल मीडिया के थ्रू हम वो करना भी चाहते हैं। तो यानी 50% जो आजकल जो लोगों का सोशलाइजेशन हो रहा है वो सोशल मीडिया के ही द्वारा हो रहा है। तो बात यहाँ पर हुई है कि जो हम समाज से सीखते हैं, तो सिंपल सी बात है, आपका सोशलाइजेशन हो जाएगा, क्योंकि इसको कहते हैं समाजीकरण, ठीक है। समाज में रहकर हम तौर तरीके, व्यवहार, बड़ों से कैसे बात करनी है, कोई घर पे आया है मेहमान तो उसको हमको नमस्ते करना है, चाय नाश्ता करवाना है, ये सब कहाँ से, हम सब समाज से ही सीख रहे होते हैं। ये कोई बुक नहीं है जिसको हम पढ़ लेंगे तो हम सीख जाएंगे, ठीक है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन ही। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 4। 4 में कहा है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, वह जो है उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो परमानेंस होता है वो बच्चे में क्या है, अचीव हो चुका है, ये जो यहाँ पर
पूछा गया है। देखिए यही क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। यहाँ पर कहा गया है योग्यता आ गई मतलब आ जाती है, और कभी-कभी पूछ लेता है योग्यता वनी यानी कि वस्तु स्थायित्व बच्चे में नहीं है। तो ये जो है क्वेश्चन 2 तरीके से पूछता है। क्वेश्चन 2 तरीके के होंगे बट क्या है आंसर एक ही होगा। ये आप लोगों को ध्यान रखना, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजन भी होती है, इसीलिए ये क्वेश्चन काफ़ी जो है सीटेड रिपीट भी करता है। तो आज से ये डाउट क्लियर हो जाएंगे। तो इसमें ये कहा गया है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं, वह जो है उनमें वस्तु स्थायित्व की योग्यता आ जाती है। तो पहला है संवेदी चालक यानी कि सेंसरी मोटर स्टेज, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फिर फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होगा। तो बच्चे छोटा है यानी मान के चलिए जो आपका सेंसरी मोटर स्टेज होता है वो 0 से 2 वर्ष की उम्र मानी जाती है। अब बच्चा छोटा है यानी कि जन्म से लेकर के 1 साल तक बच्चा अगर आपके घर में है यानी 1 साल का अगर बच्चा है तो क्या है उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होता है, अचीव नहीं होता है। आपने देखा होगा एक छोटा बच्चा है, ठीक है, एक छोटा बच्चा है और वो कुछ खेल रहा है या फिर आप हाथ करते हो फेस पे, फिर जो है वव करते हो तो बच्चा खुश हो जाता है। उसको क्या लगता है कि आप अभी थे बट गायब हो गए हो, ठीक है। और अगर वो कुछ खेल रहा है किसी भी चीज से और आप उसको उठाकर रख देते हो तो बच्चा उसके लिए नहीं रोता है। क्यों नहीं रो रहा है? क्योंकि वो समझता है कि अब ये वस्तु नहीं है, यानी उसके जो सामने है सिर्फ वो उसके बारे में सोच पा रहा होता है। लेकिन क्या होता है जब बच्चा 1 साल का कंप्लीट हो जाता है, वहीं से 11 महीने या फिर 12 महीने का मान के चलिए या फिर जो है 1.5 साल का बच्चा, 1.5 से 2 साल का बच्चा जब होता है, 1.5 से 2 साल के बीच का जो बच्चा होता है, तो उसमें ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो चुका होता है। अब वो जिस खिलौने के साथ खेल रहा है, अगर आप उसको उठा कर के कहीं रख देते हो या फिर उससे ले लेते हो, तो उसके लिए वो रोता है, ठीक है? रोएगा भी, और अगर आपने कहीं आस-पास ही रख दिया है, बच्चा देख रहा है, तो वो उसको उठा कर के भी ले आएगा खेलने के लिए। अब यहीं पर क्या है 2 क्वेश्चन और बनते हैं, एक और बनता है, कभी-कभी पूछता है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है ये कौन से स्टेज की विशेषता है? तो ये आपका हो जाता है प्री ऑपरेशनल स्टेज। अब इसमें क्या होता है एक छोटा अगर बच्चा है और आपने कोई खिलौना उसका उठा करके कहीं रख दिया पास में, मान के चलिए बच्चा यहाँ है, खिलौना उसका यहाँ है। अब बच्चा क्या है धीरे-धीरे, धीरे-धीरे घिसट-घिसट के जाएगा उस खिलौने के पास। इसी को कहा गया है लक्ष्य निर्देशित व्यवहार जो है, क्योंकि बच्चा इसको अपना टारगेट मानता है कि हमको ये यहाँ तक पहुँचना है और ये हमको लेकर आना है क्योंकि हमको इसके साथ खेलना है। तो इसीलिए क्या है बच्चा लक्ष्य निर्देशित व्यवहार कर रहा होता है। ये आपका जो है सेंसरी मोटर स्टेज की विशेषता है, कभी-कभी पूछ लेता है तो ध्यान रखिएगा, ठीक है। और बाकी वस्तु स्थायित्व जो है यानी कि ऑब्जेक्ट परमानेंस जो अचीव होता है वो आप 15 से यानी कि 15 महीने से लेकर के 2 साल के बीच मान सकते हैं, यानी 1 साल के अबव और 2 साल के बीच में जो है वस्तु स्थायित्व बच्चे में अचीव हो चुका होता है। आंसर आपका जो है फर्स्ट ऑप्शन होगा। देखिए एज जो है यानी टाइमिंग नहीं देते हैं कि 1 साल का है या बच्चा 2 साल का है। बस सिंपल सा यही पूछ लिया जाता है कि संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बच्चे अनुकरण करने लगते हैं और उनमें उनमें क्या है वस्तु स्थायित्व नहीं होता है, तो भी आपका आंसर सेंसरी मोटर। अगर पूछ लिया जाए ऑब्जेक्ट परमानेंस अचीव हो चुका है तो भी आपका आंसर फर्स्ट ही होगा, ये ध्यान रखिएगा। वहीं पर इसकी जो उम्र है वो 0 से 2 वर्ष है और प्री ऑपरेशनल की स्टेज आपकी 2 से 7 वर्ष है, 7 से 11 वर्ष है। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल जो आपका फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज है ये आपका 11 से 15 वर्ष है। ये भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी मैचिंग में दे देता है, कभी कभी आपसे ऐसे भी पूछ सकता है। तो कॉन्सेप्ट सारा क्लियर होना चाहिए, कहीं पर भी कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन कैसे भी घुमाएं वो आपको आना चाहिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 5। 5 में कहा है कि जीन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार वह बच्ची जो सूरज को सजीव मानती है क्योंकि वह जो है रोशनी देता है, अपनी सोच में क्या दर्शाती है? यानी एक बच्ची जो है वो देख रही है कि सूरज जो है, ठीक है, सूरज जो है ये हमको रोशनी दे रहा है, ठीक है। तो इसमें क्या है जान है, यानी बच्चा जो होता है कौन सी स्टेज पर, जब उसको लगता है कि मेरे आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं सब में जीव है यानी सब में जान है। अगर मुझे चोट लगी है तो इसको भी चोट लगेगी। अगर वो खेल रही है और अगर उसको चोट लग गई है मान के चले मेज से, कुर्सी से या किसी भी खिलौने से, और आप गए आपने उसको एक भी थप्पड़ मार दिया, तो
तो वो खुश हो जाती है बच्ची। क्यों? क्योंकि उसको लगता है कि जैसे इसने मुझे चोट लगाई है, वैसे अब इसको भी पनिशमेंट मिला है, इसको भी चोट लगी है। तो कौन सी स्टेज होती है जिसमें बच्चे को ये फील हो रहा होता है कि मेरे आसपास जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या है, जीव है, उसमें भी जान है, उनको भी दर्द होता है। ये आपको बताना है। ये जीन पियाजे की थ्योरी से क्वेश्चन लिया गया है। तो जीववादी चिंतन है बच्चे में, या फिर केंद्रीकरण है, या फिर अप्रतिवर्तिता है, या फिर वस्तु स्थायित्व है। तो देखिए, वस्तु स्थायित्व अभी हम लोगों ने डिस्कस किया है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस, तो ये आपका होगा नहीं क्योंकि 0 से 2 वर्ष की उम्र में कहा गया है। अपरिवर्तिता ये भी नहीं होगा। केंद्रीकरण, तो केंद्रीकरण में क्या होता है कि बच्चा जो है केंद्रीकृत होता है, उसको ये लगता है कि जो है अगर 1 गिलास 2 गिलास हैं, 1 लीटर पानी इसमें डाला गया है और वही 1 लीटर पानी उठाकर इसमें डाल दिया जा रहा है, तो बच्चे को लगता है इसमें कम पानी है, इसमें ज़्यादा है, क्योंकि बच्चे का जो ध्यान है वो शेप और साइज पर है, ना कि क्वांटिटी पर। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तो ये भी नहीं होगा। आंसर आपका फर्स्ट ऑप्शन ही होगा कि जीववादी चिंतन है बच्चे में। बच्चे को ये लगता है कि मेरे पास जो भी वस्तुएं हैं उनमें क्या है, जान है, उनको भी दर्द होता है। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 6। इसमें कहा है कि निम्न में से कौन सी संकल्पना लेव वाइगोस्की द्वारा प्रतिपादित नहीं है। ये आपको बताना है। लेव वाइगोस्की के बारे में बात कही गई है, तो उनकी थ्योरी में कौन सा नहीं है ये जो है। तो आपका पहला है जेड-पीडी यानी समीपस्थ जो है विकास का क्षेत्र, यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या फिर इसके फोल्डिंग, या फिर जो है स्कीमा है, या फिर जो है इसके फोल्डिंग होगा, या फिर सोशल इंटरेक्शन यानी कि सामाजिक अंतःक्रिया, लोगों से जो है बच्चा इंटरेक्ट हो रहा होता है। तो देखिए, पहला ऑप्शन आपका सही होगा, यानी कि ये जीन पियाजे सॉरी वाइगोस्की की थ्योरी में है। आपका जो है इसके फोल्डिंग ये भी दिया गया है, सामाजिक अंतःक्रिया ये भी है, क्योंकि जो है समाज में रहकर बच्चे का डेवलपमेंट हो रहा होता है, ये जो है वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में ऐड किया है। लेकिन जो स्कीमा है यही जो है आपका सही आंसर यहाँ पर होगा, क्योंकि बात हुई है नहीं, क्योंकि वाइगोस्की की थ्योरी में स्कीमा से रिलेटेड इन्होंने कोई भी बात नहीं कही है। ये हो जाता है आपका जीन पियाजे में। जीन पियाजे की जो थ्योरी है वो आपकी है कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी कि संज्ञानात्मक विकास। तो संज्ञानात्मक जो है ये आपका स्कीमा से रिलेटेड है। ये आंसर आपका सही होगा यहाँ पर, क्योंकि ये जीन पियाजे की थ्योरी से रिलेट कर रहा है। आंसर होगा आपका सेकेंड ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहा है इसमें कि लेव वाइगोस्की के सिद्धांत के निहितार्थ के अनुरूप कौन सा कथन जो है शैक्षिक प्रणाली के लिए रहती है, जो है शैक्षिक प्रणाली के लिए जो है रही है, मतलब सही है, सॉरी माफ करिएगा। तो इसमें कौन सा सही होगा? बात यहाँ पर हुई है वाइगोस्की के सिद्धांत के अनुसार। तो पहला है, विद्यार्थियों में सहयोग के बजाय प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित करना। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि वाइगोस्की ने जो है प्रतिस्पर्धा को अपनी थ्योरी में अप्रिशिएट नहीं किया है, इंक्लूड नहीं किया है। वांछनीय व्यवहार को जो है इनाम द्वारा बढ़ावा देना, व जो है अवांछनीय व्यवहार को सजा द्वारा घटाना, ये भी नहीं होगा, क्योंकि सजा और पनिशमेंट की इन्होंने बात नहीं की है। अगला है, उपर्युक्त इशारे व संकेत प्रदान कर विद्यार्थियों को जो है पाठ अवलंबन देना, या फिर उद्दीपन व प्रतिक्रिया के बीच अनुबंधन को प्रोत्साहित करना। तो आंसर होगा आपका थर्ड ऑप्शन, क्योंकि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में जो है हाफ सॉल्व क्वेश्चन हो गए आपको, ठीक है, संकेत देना हो गए, इसके फोल्डिंग को इन्होंने अप्रिशिएट किया है, और इन्होंने अपनी जो है थ्योरी में जो है इसके फोल्डिंग को महत्वपूर्ण माना है। आंसर जो होगा वो आपका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका 8। इसमें कोहलबर्ग के बारे में कहा है कि कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक विकास की प्रथम अवस्था की क्या विशेषता है। कोहलबर्ग की थ्योरी से पूछा गया प्रथम स्टेज। ध्यान रखिएगा, कोहलबर्ग की जो थ्योरी है उसमें 3 स्तर दिए गए हैं, 6 चरण बताए गए हैं, ये आप लोग ध्यान रखिएगा। सिंपल सी बात है, और कभी कभी पूछ लिया जाता है तो अभ्यर्थियों को पता नहीं होता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो कोहलबर्ग की थ्योरी है वो कितने स्तरों में डिवाइड की गई है, तो 3। चरण कितने हैं? 6। ठीक है, इसमें बात हुई है ये क्वेश्चन में प्रथम अवस्था की। तो पहला है, नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना। बच्चे छोटे हैं, उनको नियमों के बारे में नॉलेज नहीं है। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना,
या फिर कानून और नियमों को बनाए रखने के लिए कर्तव्य का पालन करना, या फिर अमूर्त सार्वभौमिक सिद्धांतों को अपनाना जो सभी मानवता के लिए मान्य है। तो ये आपका जो है फर्स्ट स्टेज की यहाँ पर बात हो रही है, ये आपकी फर्स्ट स्टेज की विशेषता नहीं है। नियमों का पालन बच्चे भी नहीं कर रहे होते, उनको ये नहीं पता है कि हमको कौन कौन से नियम फॉलो करने हैं। उनको नहीं पता है कि हम जब जो है क्रॉस कर रहे हैं तो रेड लाइट जल रही तो हमको रुकना है, ग्रीन जल रही है तो हमको चलना है, उनको नहीं पता होता है। दूसरों का स्नेह और अनुमोदन बनाए रखना, सिंपल सी बात है, आंसर आपका जो होगा वो सेकंड ऑप्शन होगा। क्योंकि जो बच्चे होते हैं नियमों को निश्चित और निरपेक्ष रूप से देखना, ये भी नहीं होगा। क्योंकि बच्चे छोटे हैं, उनको बस ये चाहिए कि सामने वाला उनसे जो स्नेह करे, पेरेंट्स उनके जो है बच्चे से स्नेह करें और अच्छे से बच्चे को रखें। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, बाकी ऑप्शन जो है वो गलत होंगे, क्योंकि फर्स्ट स्टेज की बात यहाँ पर हो रही थी। 9 पे चलते हैं। एक प्रगतिशील जो है कक्षा कक्ष में, यानी प्रोग्रेसिव क्लासरूम की यहाँ पर बात हो रही है। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम की क्या विशेषता है? बच्चों को निश्चित पाठ्यक्रम के अनुसार सीखने के लिए जो है बाध्य किया जाता है, यानी बच्चों को आप बाध्य कर रहे होते हो कि वो निश्चित रूप से पाठ्यक्रम को फॉलो करे। तो बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि आप बच्चे को बाध्य नहीं कर सकते प्रोग्रेसिव क्लासरूम में। वहाँ पर क्या होता है, बच्चे की इच्छाओं को भी ध्यान में रखा जाता है। बच्चा जिसमें इंटरेस्ट ले रहा है, जिस भी एक्टिविटी में इंटरेस्ट ले रहा है, आप उसको अप्रिशिएट करते हो। और साथ ही जो है बच्चा और टीचर दोनों जो है मिल करके एक दूसरे का ध्यान, मतलब एक दूसरे का साथ जो है ग्रो कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ये नहीं होगा। अगला है कि बच्चे जो हैं उन गतिविधियों में संलग्न होते हैं जिससे वह अपनी क्षमताओं को पा लेते हैं, ये जो है बिल्कुल सही बात है। अगला है, बच्चों की योग्यता के अनुसार उनका नामनीकरण और पृथक्करण, ये भी आपको नहीं करना है, क्योंकि हम बच्चे को लेबल और अलग थलग नहीं कर सकते हैं। बच्चे इनाम को पाने के लिए सजा से बचने के लिए कार्य करते हैं, ये भी आपका नहीं होगा, क्योंकि प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है उसमें बच्चे को आप पनिशमेंट नहीं देंगे, ठीक है। आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन ही, कि बच्चे उन गतिविधियों में जो है संलग्न रहते हैं, यानी कि एक्टिविटी में इंक्लूड रहते हैं। उनको जो है एक्टिविटी उनके द्वारा करवाई जाती है, और वहाँ पर जो एक्टिविटी होती है वो टीचर और बच्चे एक दूसरे की मदद करके सीख रहे होते हैं। आंसर जो होगा वो क्या है, सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 9 का, ठीक है। प्रोग्रेसिव क्लासरूम में जो है बच्चे एक्टिविटी करेंगे, बच्चा और टीचर दोनों एक्टिव होगा, ये भी ध्यान रखिएगा। एक पक्ष जो अगर एक्टिव नहीं है तो वहाँ पर प्रोग्रेसिव क्लासरूम की विशेषता नहीं होगी, ठीक है। अगला है, निम्न में से किस प्रकार की बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर ने नहीं किया है? देखिए, हार्वर्ड गार्डनर की जो थ्योरी है वो मल्टीपल इंटेलिजेंट पर आधारित है, और इन्होंने 8 प्रकार की बुद्धि बताई है। आपके एनसीईआरटी में 8 प्रकार की बुद्धि गिवन है, और सीटेट ने जो वेरीफाई किया है वो 8 प्रकार की ही बुद्धि को किया है। आपको सिर्फ और सिर्फ 8 प्रकार की ही बुद्धि पढ़नी है, बाकी किसी भी प्रकार की जो है इंटेलिजेंट नहीं पढ़ना है, ये आप लोग ध्यान रखना। सिर्फ यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात यहाँ पर हुई है कि हार्वर्ड गार्डनर ने जो है अपनी मल्टीपल इंटेलिजेंट की जो थ्योरी है उसमें किसको जो है इंक्लूड किया है, यानी बुद्धि का वर्णन हार्वर्ड गार्डनर द्वारा किया गया था। तो सामान्य बुद्धि, भाषाई बुद्धि, भौतिक बुद्धि, या फिर विशिष्ट बुद्धि। तो कौन सा आंसर यहाँ पर सही होगा? सामान्य बुद्धि होगा। देखिए, सामान्य बुद्धि आपका नहीं होगा, ठीक है, ये आपका गलत हो गया। भौतिक बुद्धि ये भी नहीं होगा, विशिष्ट बुद्धि ये भी नहीं होगा। यहाँ पर जो आंसर होगा आपका सेकंड होगा, क्योंकि लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंट जो है इन्होंने अपनी थ्योरी में ऐड किया है, और इसके अंतर्गत जो एग्जाम्पल होंगे जैसे नेता हो गए। आपने देखा होगा जब चुनाव आता है तो नेता लोग कितने कितने बड़े बड़े वादे करते हैं, ठीक है। वो चांद को भी ज़मीन पे लाने की बात कर रहे होते हैं, और जैसे चुनाव ख़त्म, सब कुछ ख़त्म हो जाता है, उनको याद भी नहीं रहता कि उन्होंने क्या क्या बोला था, कौन कौन से वादे किए थे, ठीक है। और ये भी देखा होगा कि जो नेता लोग होते हैं अगर दूसरे स्टेट गए हैं, या फिर वहाँ पर जब वो लेक्चर दे रहे होते हैं, जिसको कहते हैं भाषण, वो दे रहे होते हैं, तो वो वहाँ की भी लैंग्वेज को इंक्लूड कर रहे होते हैं। ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि जब वहाँ की लैंग्वेज को इंक्लूड करेंगे तो जो वहाँ के लोग होंगे वो उनसे कनेक्ट होंगे। वो सोचेंगे अरे देखो कितने अच्छे नेता हैं, यहाँ की भी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, ठीक है, सबको समान मान रहे हैं। तो ये जो लैंग्वेज यानी भाषाई बुद्धि होती है, लैंग्विस्टिक इंटेलिजेंट जो होते हैं, इसमें जो है नेता लोग आते हैं। और वहीं पर जो सिंगर हुए, गायक हुए, ये सब इसी के अंतर्गत आते हैं। आपने भी देखा होगा गाने के दौरान जो है, यानी जो सॉन्ग बनते हैं उसके दौरान जो है क्या क्या दिखा दिया जाता है, मतलब क्या क्या जो है उसमें बातों के ही माध्यम से क्या क्या जो है
कल्पनाएँ होना स्टार्ट हो जाती हैं। तो आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन ही सही होगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 11 पे। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। एक प्राथमिक कक्षा कक्ष में शिक्षिकाओं को व्यक्तिगत वाक खुद से बातचीत जो हमारी सोच और व्यवहार का मार्गदर्शन करती है, उसको क्या है प्रोत्साहित करेंगी या फिर प्रोत्साहित नहीं करना चाहिए। जो है आपका प्राइवेट स्पीच जो जो हो जाता है साइलेंट स्पीच, वो आपका अलग है, क्योंकि बच्चा जब 6 साल का होता है तो उस धीरे धीरे मन में पढ़ना स्टार्ट करता है। लेकिन प्राइवेट स्पीच की बात हुई है, और ये जो क्वेश्चन पूछा गया है वाइगोस्की की थ्योरी से पूछा गया है। तो इसको प्रोत्साहित करना चाहिए या फिर हतोत्साहित करना चाहिए या फिर नकारना चाहिए, या फिर जो है इसके इस्तेमाल के लिए बच्चों को आप दंडित करेंगे, पनिशमेंट देंगे। तो ऐसा आपको नहीं करना, नकारना भी आपको नहीं है, क्योंकि ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे खुद से अगर बात करके कोई वर्क कर रहे हैं तो वो क्या है खुद को एक डायरेक्शन दे रहे हैं, एक दिशा दे रहे हैं, एक माइंड सेट अपना जो है क्लियर कर रहे हैं। तो आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। आप उसको अप्रिसिएट करोगे बच्चे को, ना कि हतोत्साहित करोगे। आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला है क्वेश्चन, मोहन ने घर व समाज में लड़कों की भूमिका को देखते हुए स्कूल में आयोजित एक कार्यक्रम में लड़की की भूमिका को यह कहकर निभाने से इनकार कर दिया कि वह एक लड़का है, इसीलिए वह एक लड़की की ड्रेस नहीं पहनेगा। यह जो है क्या दर्शाता है, यानी कि जो मोहन है उन्होंने इसलिए मना किया क्योंकि वो लड़के हैं और उनको जो रोल दिया जा रहा था वो एक लड़की का दिया जा रहा था, इसीलिए उन्होंने मना कर दिया। तो जो उन्होंने मना किया, उनके द्वारा जो व्यवहार किया गया, जो व्यवहार दर्शाया गया, उसको आप क्या नाम देंगे, ये आपको बताना है। तो जेंडर भूमिका में लचीलापन, जी नहीं। अगर जेंडर भूमिका में लचीलापन होता तो वो कंपेयर नहीं करते, ठीक है। जेंडर समानता, समानता की भी यहाँ पर बात नहीं हुई है। अगर समानता की बात होती तो मोहन जो थे वो वहाँ पर पार्टिसिपेट करते। वो इन्होंने इसलिए मना किया कि एक लड़की का ये रोल है, लड़की कर सकती है, लड़का नहीं कर सकता है। जेंडर गतिशीलता है या फिर जेंडर जो है प्रारूप है, तो आपका जो आंसर हो जाएगा वो जेंडर बाइसनेस होगा, ठीक है। जेंडर जो है बाइसनेस हो जाएगा, यानी जेंडर प्रारूप आपका होगा, क्योंकि ना तो लचीलापन है इसमें, ना तो जेंडर समानता की बात हुई है, ना तो गतिशीलता है। आंसर होगा आपका 4 ऑप्शन, जेंडर बाइसनेस की यहाँ पर बात हुई है। जेंडर टाइपिंग है, क्योंकि यहाँ पर मोहन को ये लगता है कि जो ये काम है ये लड़कियाँ ही कर सकती हैं, लड़के नहीं कर सकते, और ये काम जो है लड़के कर सकते हैं, लड़कियाँ नहीं कर सकती हैं। यानी कि मोहन की जो थिंकिंग है उसमें क्या है, जेंडर स्टीरियोटाइप बना हुआ है, जेंडर बाइसनेस दर्शाया जा रहा है। आंसर हो जाएगा 4 ऑप्शन। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं 13 पे। 13 में कहा है कि एक ही कक्षा में अलग अलग क्षमताओं वाले बच्चों के लिए सीखने सिखाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। यानी क्लासरूम में अगर 30 बच्चे हैं तो 30 बच्चे 30 प्रकार के होंगे, उनकी सीखने की जो एबिलिटी होगी वो 30 प्रकार की होगी। कुछ बच्चे फर्स्ट टाइम सीखते होंगे और कुछ बच्चे जो 2 से 3 बार रिपीट कर चुके होंगे टीचर, लेकिन उसके बावजूद भी वो नहीं समझ पाए होंगे कि क्या जो है यहाँ पर चल रहा है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको पता ही नहीं होगा कि क्लासरूम जो है, यानी जो क्लास चल रही है कौन से पीरियड की चल रही है, उनको कुछ नहीं पता होगा इस बारे में। तो यानी कि और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको देखकर समझ में आता है, कुछ बच्चे सुनकर समझ पा रहे होते हैं, कुछ बच्चे एक्टिविटी के माध्यम से सीख रहे होते हैं। तो हर बच्चे की जो एबिलिटी होती है, जो क्षमता होती है सीखने की, वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब ऐसे में आप क्या करेंगे, तो विभेदित निर्देश देंगे या फिर मानकीकृत निर्देश देंगे। तो देखिए, मानकीकृत निर्देश आप नहीं फॉलो कर सकते किसी भी कंडीशन में, क्योंकि बच्चे विभिन्न प्रकार के हैं। जब विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं तो आप उनके लिए एक जैसा रूल फॉलो नहीं करेंगे। आप ये नहीं कहेंगे कि 2 घंटे में मुझे ये वर्क पूरा कंप्लीट करके चाहिए तो चाहिए। अब हो सकता कुछ बच्चे लिख ही ना पाते हों, कुछ बच्चे को देखने में समस्या हो, कुछ ऐसे बच्चे होंगे जो धीरे धीरे लिखते होंगे। अब उनको 2 से ढाई घंटे का टाइम चाहिए, पर आपने क्या बोल रखा है 2 ही घंटे में, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसीलिए क्या है, मानकीकृत जो है निर्देश आप क्लासरूम में अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि विभिन्न प्रकार के बच्चे हैं। उद्दीपन अनुबंधन नहीं होगा। आंसर होगा आपका फर्स्ट ही ऑप्शन, क्योंकि विभेदित निर्देश यानी विभिन्न प्रकार के जब बच्चे हैं तो विभिन्न प्रकार के आप निर्देश दोगे, ठीक है। विभिन्न प्रकार के बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार के रूल फॉलो करोगे, एग्जाम्पल दोगे, एक्टिविटी प्लान करोगे, क्योंकि जैसा बच्चा है आप उसके साथ वैसे ही डील होगे। जिस बच्चे को लिखने में समस्या है, वो धीरे धीरे लिख रहा है, तो आप उसको एक्स्ट्रा टाइम दोगे।
आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। जब आपने सीटेट का फॉर्म अप्लाई किया होगा तो उसमें भी पूछता है कि किसी भी प्रकार की आपको जो है डिसेबिलिटी तो नहीं है। ऐसा इसलिए होता है कि अगर ऐसा कुछ है तो आपको एक्स्ट्रा टाइम दिया जाता है पेपर को सॉल्व करने में, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। नेक्स्ट पे चलते हैं, अगला है क्वेश्चन नंबर 14। 14 में बात हुई है कि सामाजिक रचनावादी कक्षा कक्ष में मूल्यांकन का जो है प्रमुख तरीका क्या होता है, ये जो है बताना है। तो सोशलाइजेशन यानी कि मूल्यांकन जो है पूछा गया है यहाँ पर, यानी कि इवोल्यूशन के बारे में बात हुई है। तो वस्तुनिष्ठ जो है प्रत्याह्वान आधारित परीक्षाएं, या फिर जो है सहयोगात्मक परियोजनाएं, या फिर मानकीकृत परीक्षाएं, या फिर मानक संदर्भित परीक्षाएं। तो मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होता है, आंसर होगा आपका सेकंड ऑप्शन, क्योंकि सहयोगात्मक परियोजनाएं हो जाएंगी। बात यहाँ पर भी है सामाजिक जो है रचनावादी कक्षा में मूल्यांकन का प्रमुख तरीका क्या होगा, तो सहयोग के माध्यम से आप जो है एवोल्यूशन यानी कि मूल्यांकन कर सकते हैं। इसके माध्यम से बच्चा एक दूसरे की मदद कर रहा है, कैसे कर रहा है, क्या प्रोसेस है, कैसे वो अपना रहा है सारा प्रोसेस, इसके थ्रू आप जो है मूल्यांकन कर सकते हैं। आंसर जो होगा वो सेकंड ऑप्शन ही आपका हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, अगला है शिक्षार्थियों के आकलन का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य, यानी कि असेसमेंट की बात हुई है। अगर मूल्यांकन कर रहे हैं आप विद्यार्थियों का, यानी कि आकलन कर रहे हैं यानी असेसमेंट कर रहे हैं, तो उसका उद्देश्य क्या है। तो पहला ऑप्शन है अध्यापन की प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को जो है बढ़ावा देने के लिए इसे संशोधित करना, या फिर शिक्षकों को जो है सौंपे गए कार्यों में से एक कार्य को पूरा करना। जी नहीं कि आप कार्य को कंप्लीट कर रहे हो, बल्कि असेसमेंट इसलिए किया जाता है, इसके थ्रू ये पता चलता है कि बच्चे की जो लर्निंग है वो कितनी बेहतर हो चुकी है, ठीक है। बच्चा कहाँ पे प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, कहाँ पर बच्चे के द्वारा समस्या हो रही है या फिर टीचर के द्वारा हो रही है। हो सकता है कभी कभी ये होता है कि बच्चा तो समझ रहा है बट टीचर अच्छे से नहीं समझा पा रहा है, ठीक है। और कभी कभी ये होता है कि टीचर जो समझा रहा है वो बच्चे को समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि उसका समझाने का तरीका अलग है या फिर बच्चे का समझने का तरीका अलग है। तो ये भी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, ये भी जो है डिफरेंसेस होता है। तो ये भी नहीं होगा। रिकॉर्ड और रजिस्टर को पूरा करना, ये भी नहीं होगा कि आप जो है रिकॉर्ड कंप्लीट कर रहे हो, ठीक है। कक्षा में समान योग्यता वाले समूह बनाने के लिए, जी नहीं, क्लासरूम में आप किसी भी प्रकार का कोई ग्रुप नहीं बनाओगे, क्योंकि सभी बच्चे समान हैं। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन, यानी कि अध्यापन की जो है प्रभावशीलता पर विचार करना और सीखने को बढ़ावा देने के लिए संशोधन करना। इसीलिए जो है आकलन किया जाता है, क्योंकि आकलन के माध्यम से ये पता चलता है कि आखिर लर्निंग जो है कहाँ तक जो है ग्रो कर पाई है, लर्निंग कहाँ तक बेहतर हो रही है। आंसर होगा आपका फर्स्ट ऑप्शन। सो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। 15 क्वेश्चन हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। कल हम लोग 15 क्वेश्चन करेंगे। आपको ये क्लास 3 बजे मिल जाएगी, तो आप लोग ज्वाइन हो जाइएगा। 15 ऑफ आपके कितने सही हुए वो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इससे ये होगा, एक आपका एनालिसिस हो जाएगा कि मैंने 15 क्वेश्चन कम जो है अटेंड किए, अब इसमें से सही मैंने कितने किए हैं, ठीक है। वो आप लोग ज़रूर कमेंट में बताइए। बाकी 5 बजे जो क्लास होती है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि वो सोशल साइंस पेपर 2 के लिए है। आपको एनसीईआरटी आधारित क्लासेस मिलती हैं, तो आप लोग ज्वाइन हो सकते हो। साथ में पीवाईक्यू की भी क्लासेस मिलती रहती हैं। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, बाकी अपने सारे फ्रेंड को शेयर करिएगा। कोई भी डाउट है कमेंट में पूछ लीजिएगा और अपना स्कोर ज़रूर मेंशन करके जाइएगा। थैंक यू सो मच।